हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर से बाल मनोविज्ञान के सीरीज़ के साथ स्टार्ट हुई हूँ। इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस रखे गए हैं जो कि आने वाले किसी भी टेट एग्ज़ाम में, चाहे यूपी टेट हो, बी टेट हो, सी टेट हो, चाहे एस टेट हो, आपका हर टेट में जो है 30 नंबर का जो है प्रश्न पूछा जाता है आपका बाल मनोविज्ञान से। तो बिल्कुल देवी स्टडीज़ से जुड़े रहिए। मैं आप लोगों की तैयारी को जो है बेहतर रंग देने का प्रयास कर रही हूँ। तो चलिए हम लोग आज के इस सेट में जो है इसके पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि है। तो छात्रों को प्रेरित करने वाली विधि कौन सी है दोस्तों? तो छात्रों की प्रेरित करने वाली विधि में आपका ऑप्शंस देख लेते। प्रशंसा, दंड, डांटना और ज़्यादा अंक देना। तो दंड देना तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मनाही है गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको कि छात्रों को आप दंड नहीं दे सकते। डांटने का भी प्रेरित करने से कोई मतलब नहीं, ज़्यादा अंक देने से भी कोई मतलब नहीं। तो आपका ए ऑप्शन ही इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी प्रशंसा से जो है छात्र जो है प्रेरित होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि शिक्षा शब्द समानार्थी है। तो शिक्षा शब्द किसका समानार्थी है दोस्तों? निर्देश का, कि विद्यालयीकरण का, या प्रशिक्षण का। तो ये दोस्तों जो है शिक्षा शब्द जो है आपका निर्देश का भी जो है समानार्थी है, विद्यालयीकरण का भी समानार्थी है और प्रशिक्षण का भी समानार्थी है। तो आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो दोस्तों प्रथम शिक्षा मंत्री जो स्वतंत्र भारत के थे वो थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी 15 अगस्त 1947 को हमें भारत को आज़ादी मिली थी। तो उसके बाद जो प्रथम शिक्षा मंत्री बनाए गए कैबिनेट के गठन में, तो वह जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। अगला प्रश्न है हमारा कि कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए। तो कक्षा में जो है दोस्तों छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए, यह कारण बताना है हम लोगों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि छात्र पर शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु। जाहिर सी बात है दोस्तों, ज़्यादा बच्चे होंगे तो शिक्षक जो है छात्रों पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, और अगर कम बच्चे होंगे तो शिक्षक जो है बच्चे को हैंडल कर पाएंगे अच्छी तरह से, उस पर जो है अच्छी तरह से ध्यान दे पाएंगे। तो इसलिए छात्रों की संख्या कक्षा में कम होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की जो विशेषता होती है दोस्तों, मानसिक क्रिया की तीव्रता। यानी कि वो मानसिक क्रिया में जो है तीव्र गति रखते हैं। तो यही प्रतिभाशाली की जो यानी प्रतिभाशाली बालक की जो विशेषता होती है, मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत जो है प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान है। तो आपका भारत के संविधान में जो है आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है आपका धारा 45 में जो है निर्धारित किया गया है। यानी कि धारा 45 में जो है प्राथमिक शिक्षा को बिल्कुल निःशुल्क एवं अनिवार्य जो है बनाने का प्रावधान किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो कौन सा प्रत्यय दोस्तों पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्वभाव, क्योंकि शारीरिक वृद्धि का पर्यावरण से कोई मतलब नहीं, बुद्धि का भी पर्यावरण से कोई मतलब नहीं, सिर्फ स्वभाव जो है दोस्तों यह जो है पर्यावरण से पूरी तरह से प्रभावित रहता है। यानी उसके आसपास का वातावरण, परिवार, पड़ोसी, ये सारा कुछ जो है उसके स्वभाव पर असर डालता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कारण से बालक में कुंठा जन्म लेती है। तो किस कारण से दोस्तों बालक में जो है कुंठा जन्म लेती है ये बताना है। तो
तो दोस्तों व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप जो है बालक में कुंठा जन्म लेती है। जब किसी कार्य को करने में या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कोई बच्चा किसी चीज़ में अक्षम होता है, तो यानी वह सक्षम नहीं होता है, तो उसके अंदर जो है कुंठा का जन्म होता है। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप जो है बालक में कुंठा जन्म लेती है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है। तो कौन सा राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रकृतिवाद, क्योंकि भाषावाद भी जो है राष्ट्रीय एकता में जो है बाधक है दोस्तों। जातिवाद तो बिल्कुल है, और संप्रदायवाद ये सभी जो है राष्ट्रीय एकता में बाधक है। एक प्रकृतिवाद ही ऐसा शब्द है दोस्तों जो कि आपका राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है। तो किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है दोस्तों, हमें ये बताना है। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में जो है विश्वसनीयता अधिक होती है। इसको इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है और 10 नंबर का है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, बहुत अच्छा लिखोगे तो 8 आएगा, 9 आएगा, शायद ही कहीं है जो 10 में 10 दिया जाता है। किंतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो है खासियत है कि 1 नंबर का अगर होगा तो आपका 1 आना ही है, उसमें 1.5 नहीं हो सकता है, उसमें यानी घट नहीं सकता, वो आपको 1 में 1 आपको नंबर आना ही है। तो इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जो है परीक्षण में जो विश्वसनीयता अधिक मानी गई है। अगला प्रश्न है हमारा कि परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है। तो परिवार जो है आपका अनौपचारिक साधन है आपका शिक्षा का। तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया। तो परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है दोस्तों, अनौपचारिक साधन है। अगला प्रश्न है कि विद्यालय का कार्य होता है। तो विद्यालय का क्या कार्य होता है दोस्तों, तो संस्कृति का संरक्षण भी होता है, संस्कृति का परिष्करण भी होता है, और संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण भी जो है विद्यालय का कार्य होता है। इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि इनमें से सभी। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो किस ऐसे वर्ग की मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है तो उसे हम मध्यमान कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं है। तो निरौपचारिक शिक्षा का साधन क्या नहीं है दोस्तों, 4 ऑप्शंस में हमें बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कक्षा शिक्षण, क्योंकि सिनेमा घर जो है आपका ये निरौपचारिक शिक्षा का साधन है। टीवी और परिवार ये तीनों जो है आपका निरौपचारिक शिक्षा का साधन है। तो सिर्फ कक्षा शिक्षण जो है आपका जो है निरौपचारिक शिक्षा का साधन नहीं हुआ। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आती है। तो प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत कौन सी विधि आती है दोस्तों, ये बताना है हमें। तो आपका मूल्यांकन भी जो है प्रक्षेपण विधि में आता है। कथाबोध भी यानी कथाबोध विधि भी आपका प्रक्षेपण विधि में आता है। साक्षात्कार विधि भी जो आपका प्रक्षेपण विधि में आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी ये सभी जो है मूल्यांकन विधि, कथाबोध विधि, साक्षात्कार विधि, ये सभी जो विधियां हैं प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत ही आती है। अगला प्रश्न हमारा कि नारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्या है।
तो ये सवाल ही अपने आप में एक समस्या है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं कि इसके क्षेत्र में क्या समस्या है। तो नारी शिक्षा किस क्षेत्र में जो है दोस्तों सहशिक्षा की समस्या है, स्त्री शिक्षा में अपव्यय की समस्या है, शिक्षकों की समस्या है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा इसका अंतर, क्योंकि ये सभी समस्याएं जो है आपका नारी शिक्षा में बाधक है। तो आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो सर्वप्रथम जो है खुला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है दोस्तों आपका की गई थी 1970 में इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड में इसका प्रारंभ किया गया आपका खुला विश्वविद्यालय का, वो भी 1970 के दशक में। तो ये निश्चित रूप से याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। तो इसको VVI समझ लीजिए दोस्तों, बहुत बार जो यह प्रश्न पूछा गया है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो है किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात की गई है दोस्तों। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में आपका प्राथमिक शिक्षा स्तर के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने संस्तुति की थी। तो शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए जो है आपका यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग, जो कि 1964 में जिसका निर्माण हुआ, इसके द्वारा जो है शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए जो है आयोग की संस्तुति की गई थी। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। तो बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है दोस्तों। तो विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा जो है बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न, अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, और देव स्टडीज़ से बिल्कुल जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही प्रश्नों का सेट मिलता रहेगा। तो धन्यवाद देव स्टडीज़ से जुड़ने के लिए।